नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। मैं हूं संतोष भारतीय। आज का दिन उसी वाक्य से प्रोग्राम को शुरू करने का है कि मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में, और आपने दिन की घटनाएं सिलसिलेवार देखी होंगी। जो कल हुआ उसको भी थोड़ा सा उसका एहसास आपको हुआ होगा, एनालिसिस हुई होगी। कल क्या हुआ? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एक लंबा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने किसानों को लेकर के अपनी दृष्टि पेश की और अंत में ये कह दिया, दो शब्दों का इस्तेमाल किया, आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी। आज दिन भर सारे देश में उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा चली। हालांकि ज्यादा चर्चा आज के दिन, क्योंकि टेलीविजन चैनल समझ गए थे कि अगर ये चर्चा करेंगे तो थोड़ा नुकसान होगा, तो दरबारी चैनलों ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर चर्चाएं शुरू की। रक्षा मंत्री का बयान भी कमाल का बयान है, उसके बारे में आज बात करने का वक्त मिला तो बात करेंगे। पर सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी के कल के भाषण के ऊपर आज हमने एक प्रोग्राम किया। वो प्रोग्राम अभी हमने 6 बजे किया और उस प्रोग्राम की अभी तक देश भर में बहुत चर्चा हो रही है, और मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु उद्घाटित हुए। तो मुझे लगा कि मुझे इसे संतोष भारती शो के जो बुद्धिमान दर्शक हैं उनके सामने इसे प्रस्तुत करना चाहिए। 5:30 बजे हमने द लाउड फार्मर शो में, लाउड टॉक में हमने ये कहा और बातचीत की प्रधानमंत्री जी के भाषण के ऊपर। भूतपूर्व कृषि मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कृषि मंत्री रहे हैं, देश के कुछ लोगों में से हैं जो कृषि के विषय को अंदर बाहर दोनों तरह से समझते हैं, श्री सोमपाल शास्त्री, वो हमारे शो में आए थे और उनसे हमने पूछा कि ये जो कल का भाषण है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण से हम क्या समझे। उन्होंने उसकी विस्तार से व्याख्या की और व्याख्या करने के बाद जब मैंने कुछ सवाल किए, जिस सवाल के उत्तर उन्होंने जैसे दिए, उसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया और वो परेशानी मैं आपको भी बताता हूं। क्या हमारा देश एक नई विसंगति की तरफ जा रहा है? मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी मंडियां भी चलेंगी और नई मंडियां भी चलेंगी, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उनका ऑप्शनल है, खामोखाओ विरोध कर रहे हैं, समझते नहीं है। वो उसको जो पुरानी मंडियां हैं चाहे तो उनमें बेचें, जो सरकारी मंडियां कहलाती हैं, या चाहे तो वो प्राइवेट मंडियों में बेचें। इस चीज को लेकर के सोमपाल जी से मैंने सवाल किया कि ये तो ऐसी बात हो गई कि सरकार की घोषित नीति है कि ये है कि हम जितनी भी सरकारी परिसंपत्तियां हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, यानी आजादी के बाद से प्रधानमंत्री मोदी तक सरकार ने बनाई हैं, उन सारी चीजों को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप देना, क्योंकि वो इस विचार के हैं कि सरकार को कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए, सरकार को सिर्फ खर्च करना चाहिए और नियम कानून बनाने चाहिए। सरकार को गरीबों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मुझे लगता है इस पॉलिसी में वो भी नहीं है, क्योंकि गरीब के हित के जितने साधन हैं वो सारे साधन पूंजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं, बड़े पैसे वालों के, कॉर्पोरेट के हाथ में जा रहे हैं, और कॉर्पोरेट के हाथ में जो जा रहे हैं उसके ऊपर सरकार की कोई चिंता नहीं है, बल्कि सरकार इससे भारत की मजबूती के लिए सही कदम मान रही है। मैंने उनसे सवाल किया कि मान लीजिए सरकार की नीति है कि सारे सरकारी उपक्रम निजी हाथों में सौंप दिए जाएं, तो एक समय साल भर के बाद ऐसा आएगा जब सरकार ये सोचेगी और सरकार से लोग कहेंगे इसी तर्क के आधार पर कि जब आपने रेल, हवाई जहाज, पेट्रोलियम, बैंक, बीमा, हर चीज को आपने जो गरीब के काम आती है, गरीब की जिंदगी से इसका रिश्ता है, कोयला,
पावर, ये सब आपने निजी हाथों में सौंप दिया, तो फिर आप इन मंडियों को क्यों निजी हाथों में रखे हुए हैं? अरे सरकारी हाथों में रखे हुए हैं, इसको भी निजी हाथों में दे दीजिए। और तब होगा ये कि जितने हमारे यहाँ कॉर्पोरेट जिन्होंने इन सरकारी परिसंपत्तियों को लिया है, उन्हें एक भी आदमी को ट्रेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाना पड़ा, उन्हें बना बनाया पूरे देश का या बल्कि अंतरराष्ट्रीय, जो भारत की बहुत सारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करती हैं, जैसे आईजीएल वगैरह, इन इन सारी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल गया, देश का विदेश का व्यापार मिल गया, पेट्रोलियम के क्षेत्र में जितनी कंपनियां हैं सरकारी, वो सब प्राइवेट हाथों में चलेगी, उन्हें एक नया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बनी बनाई कंपनियां, बना बनाया व्यापार उन्हें मिल गया और उन्होंने कौड़ियों के दाम उसे ले लिया। जो कंपनियां या जो बैंक प्रॉफिट कमा रहे थे, जो भारत सरकार के उपक्रम नवरत्न कहे जाते थे, वो सब प्रॉफिट कमा रहे थे, उन्हें धीरे 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 पिछले 4 साल में घाटे में लाया गया और अब उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया उनकी संपत्तियों के साथ। ये जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कल शेर की तरह दहाड़ कर कहा कि किसने कहा है कि किसान डरे, उनके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। इसका मतलब है साल भर के बाद इनको सरकार डाउन करेगी और निजी हाथों में ये सारी मंडियां चली जाएंगी। उनको देश में 7,000 जगहों पे मंडियां खोलने की जरूरत नहीं है, बाकी बची जगहों पर वो अपनी सुविधानुसार मंडियां खोलेंगे। और ये मैंने सोमपाल जी से पूछा, इस पर उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत दम है और ये सारा का सारा देश का जो परिचालन है, जितने उपक्रम हैं, उन्हें निजी हाथों में सौंपने का एक बाकायदा योजना है और उसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉबी है जो हमारे भारतीय पूंजीपतियों के जरिए से पैसा लगा रही है। मैंने उनसे सवाल किया कि एफसीआई अपने सारे गोदामों को श्री गौतम अडानी के हाथों में दे रहा है, इसका मतलब उन्हें एक नया पैसा पुराने गोदाम बनाने के लिए नहीं लगाना है, वो उनको बने बनाए मिल जाएंगे, उन्हें नए गोदाम बनाने हैं जो उन्होंने बना लिए हैं ऑलरेडी देश में। उन्हें चलाने वाले हाथ भी एफसीआई ने पूरे तौर पर ट्रेंड कर दिए हैं, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल गया। उसी तरीके से अंबानी साहब को कम्युनिकेशन का सिस्टम मिल गया है, विदेश व्यापार मिल गया है, पेट्रोलियम मिल गया है, जिसमें अब करना उनको कुछ नहीं है, उनको बनी बनाई चीज कौड़ियों को मूल मिल गई है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मेरी एक जानकारी के हिसाब से, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरी एक जानकारी के हिसाब से हमारी जितनी सरकारी कंपनियां जो खरीद रहे हैं प्राइवेट कंपनियां, उन कंपनियों में पीछे के दरवाजे पर चीन खड़ा है, वो उन्हें पैसा दे रहा है इन कंपनियों को। जैसे मान लीजिए चीन की कोई कंपनी हांगकांग में व्यापार करती है, चीन की कोई कंपनी सिंगापुर में व्यापार करती है, मॉरिशस में व्यापार करती है, उन आइलैंड्स में व्यापार करती है जिन टैक्स हेवन कहते हैं, वहां से वो पैसा उस कंपनी में आता है जो फ्रंट पे आके भारतीय कंपनी इनको खरीद रही है। वो भारतीय कंपनी चाइनीज पैसे को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान में प्लान लेती है और इन चीजों को, जितनी भी हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, किसी न किसी सेक्टर में वो उन्हें इन्वेस्ट करती है। तो कुल मिलाकर के हमारा व्यापार, चाहे डिफेंस का हो, चाहे बैंक का हो, फाइनेंस का हो, और वैसे ही उनका पेटीएम तो हमारे यहाँ अलीबाबा के जरिए बहुत सारी जगहों पे फैला ही हुआ है। किसी भी जगह पर चीन कहां नहीं है, अब ये तलाशना पड़ेगा। और इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इसकी हामी भरी और कहा हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये गलत सवाल पूछ रहा हूं। पर देश के कृषि विशेषज्ञ, कृषि मंत्री रहे श्री सोमपाल शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ योजना आयोग के सदस्य रही श्री सोमपाल शास्त्री ने इन सारे अनुमानों की पूर्ति कर दी, उसको हाँ कर दिया। और अब ये कहा कि जेवर में जो दिल्ली के पास एक दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, पहले कानून था कि जो जमीन की कीमत है उससे 4 गुना
किसान को देकर के जमीन ली जाएगी, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के लिए मेरठ कमिश्नरी के कमिश्नर ने एक लाइन का आदेश पारित कर दिया कि किसानों को जो जो पैसा रजिस्ट्री के मूल्य पर जो जो मूल्य है सरकारी निर्धारण, उसके हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। यानी सरकार ने एक झटके में किसानों को एक लाइन में उनकी हत्या कर दी, उनके खेत मुफ्त में सरकार ने ले लिए, वो उस पैसे के ऊपर जो बाजार के पैसे से बहुत कम है, बाजार रेट से। अब ये सारे खुलासे टेलीविजन चैनलों में, समाचार जगत में कहीं स्थान नहीं पाते। उसकी जगह वो विषय स्थान पाते हैं जो विषय सरकार के पक्ष के होते हैं और जो जीवन से जुड़े सवालों से लोगों को दूर ले जाते हैं। मैंने सोमपाल जी से ये भी पूछा, मैंने कहा सोमपाल जी आप कृषि मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल नए शब्द दिए देश को, एक नया शब्दकोश बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के दिए शब्द आ रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में फर्क है। तो मैंने पूछा कि आंदोलनजीवी क्या होगा, क्यों क्या हो सकता है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, आप अटल जी के साथ रहे हैं, जो भाषा के प्रगाढ़ विद्वान थे, महान विद्वान थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन शब्दों, और सोमपाल जी खुद बहुत विद्वान है भाषा के, वो उपनिषदों के ज्ञाता हैं। उन्होंने दो चीजें कही, एक तो प्रधानमंत्री जी का वेद से विवेकानंद तक, उन्होंने कहा कि दोनों में कोई साम्य नहीं है। और वेद का उन्होंने जो जिक्र किया, वेद में उन्होंने एक श्लोक सुनाया, उसकी ऋचा सुनाई और कहा इसका मतलब ये होता, तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वेद का अर्थ तो उससे बिल्कुल उल्टा है। और वही उन्होंने विवेकानंद जी का नाम लेकर के कही। आप YouTube में ये पूरा डिस्कशन देख सकते हैं, लाउड इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर या YouTube पर। सोमपाल जी का ये सारा आज 6 बजे व्याख्यान हुआ है, उन्होंने ये खुलासे किए हैं, आप उसे देखिए और समझिए। सोमपाल जी ने उसमें ये भी कहा, मैंने पूछा ये आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री ने क्यों कहा होगा, उन्होंने इसका जवाब एक दूसरे सवाल से किया। उन्होंने कहा ये पता कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब प्रचारक था, मैं हरियाणा में था, तो एक किसान मुझे अपने खेत पे ले गया और उसने बताया कि मेरी खेती होटल में जाती है, प्राइवेट उसमें होटल में, और मैं इतना कमाता हूं। सोमपाल जी ने कहा आंकड़े देकर के, इतने होटल हैं, अगर लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, उसकी स्थिति बताई, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा अब देखिए, आदमी बुद्धिमान आदमी सवाल उत्तर का उत्तर भी सवाल से देता है। उन्होंने कहा सिर्फ ये पता कर लीजिए कि प्रधानमंत्री ने तो आज खुद स्वीकार किया, जो सत्य भी है, कि हम प्रचारक थे, तो उनसे पूछना चाहिए कि प्रचारक को कोई वेतन तो मिलता नहीं है, जैसे टीचर को मिलता है, किसी चपरासी को मिलता है, वेतन तो मिलता नहीं कि वेतन लें और काम करें। तो अपनी जीवित प्रचारक को कोई वेतन तो मिलता नहीं, मानदेय तो मिलता नहीं, वो तो लोगों के ऊपर निर्भर है। तो वो आंदोलनजीवी है, प्रचारजीवी है, या प्रचार करता है क्या, उसकी डेफिनेशन, वो किस डेफिनेशन में आता है। अब उन्होंने ये सवाल किया, मैं इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं और उसके कार्य परिणत स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने बाबुओं की आज आलोचना की, कल आलोचना की कि क्या हम बाबुओं के हाथ में देश दे दें। सोमपाल जी ने सवाल किया, बाबुओं के हाथ में तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भाषण पढ़ा वो किसी बाबू का ही लिखा हुआ, वो किसी कृषि विशेषज्ञ का लिखा हुआ नहीं है। किसी बाबू ने किसी कारपोरेट के प्रचार तंत्र के मुखिया के सलाह पर यह भाषण लिखा है, ये उनका अंदाजा है जो कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पढ़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि सोमपाल जी की ये चर्चा आप जरूर सुने। अब मैं माननीय राजनाथ सिंह के बयान के ऊपर आता हूं। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी अपना वक्तव्य पढ़ा, चीन के साथ हुए समझौते को लेकर के, और वो पूरा समझौता भी मुझे बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके पहले के प्रधानमंत्री के वक्तव्य, इसके पहले के रक्षा मंत्री के वक्तव्य, इसके पहले
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा लीक की हुई खबरें, वो और आज के रक्षा मंत्री के बयान में कोई बहुत साम्य नहीं। मैंने उसमें सिर्फ इतना मेरा पक्ष है कि मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम अपने देश के नागरिकों का जो आप में अटूट और असीम विश्वास रखते हैं और इस देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, वक्त आने पर उन देशवासियों की भावनाओं को उभारा मत कीजिए। पिछले साल भर से आप चीन को लेकर के, और पाकिस्तान को तो कई सालों से, लेकिन चीन को लेकर के आपने साल भर से जिस तरीके से आपने उनकी भावनाएं उभारी, जिस तरीके से उन्हें चीन के खिलाफ तैयार किया, चीन का आर्थिक बहिष्कार किया, इस देश की जनता ने चीन का सामान आपकी अपील पे खरीदना बंद कर दिया। बहुत सारे व्यापारियों ने अपना व्यापार ठप कर दिया। बहुत सारे व्यापारियों का सामान यहाँ लोगों ने फिकवा दिया, अपने घरों से उठ के झालरें तक, क्योंकि आपने कहा था कि चीन के बने भगवान, चीन के बने दिए, चीन की बनी बिजली की झालरें, ये कैंपेन चला था। नहीं खरीदना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, इन चीजों को सामान खरीदना चाहिए। और आज आपने एक झटके में वो सारी भावनाएं जिनके जरिए हमने चीन को कि आर्थिक रूप से किनारे किया, क्योंकि फिर स्टोरीज आने लगी दरबारी चैनल पे कि जनता ने चीन की कमर तोड़ दी। और अभी थोड़े दिन, पिछले 3 महीने से 4 महीने से रफाल आने के बाद आपने जिस तरीके से, रक्षा मंत्री से कह रहा हूं, आपकी सेना ने जिस तरीके से प्रचार अभियान चलवाया अपने टेलीविजन चैनलों पर, अब रफाल आ गए हैं 5 और 3 8, और अब चीन हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। और आज तो यही चला कि हम जीत गए, चीन घुटनों पे। अरे भाई, घुटनों पे अगर है तो ये समझौता क्या है कि आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हटें। और जो जगह हमारे कब्जे में थी, ये समझौता ये बताता है कि वो जगह पहले बफर जोन में दूसरी जगह थी, अब वो हमारी ही जगह पे आ गई। ये सारे सवाल राजनाथ सिंह के उत्तर ने दिमाग में खड़े किए और ये बताया कि हम बेवकूफ हैं जो सरकार के कहने पर 1 सेकंड में अपने तन मन धन से उसे स्वीकार कर उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। मैं रक्षा मंत्री जी से सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस देश के लोगों की भावनाएं क्या इतनी सस्ती हैं कि उन्हें जब चाहे उभार दो और जब चाहे आप उसे दबा दो। अब तक आप चीन को मजा चखाने की बात कर रहे थे। कहाँ है हमारे सीईओ, जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति है, उससे नीचे एक और दूसरे छोटे सर्वोच्च सेनापति जिनके नीचे तीनों कमान आती है। अब उनके भाषण कहाँ है? आपने देश के लोगों को जान माल देने के लिए तैयार किया। इसका मतलब नहीं कि आप चीन से लड़ जाते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब पड़ोसियों के साथ रिश्ते होते हैं और राजनीतिक रिश्ते बनाने जाते हैं तो विदेश नीति बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। विदेश नीति और पड़ोसियों से रिश्ते मजाक का विषय नहीं है। सोचना तो ये चाहिए राजनाथ सिंह को और विदेश मंत्री को, खासकर पूरी सरकार को, कि हमारे किसी पड़ोसी से बांग्लादेश के अलावा हमारे अच्छे रिश्ते क्यों हैं। और बांग्लादेश में भी वहां के गृह मंत्री, वहां के विदेश मंत्री आपके ये सीए के ऊपर जो नागरिकों का आपने एक वितंडावाद चलाया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है ठीक है, जितने बांग्लादेशी हैं आप हमको लिस्ट दे दीजिए और वापस भेज दीजिए हमारे पास। उस दिन के बाद से आप चुप हो गए। आपने बांग्लादेशी का गाना ही बंद कर दिया। याद है ना आपको, बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि भारत को बहुत चिंता है कि हमारे घुसपैठिए वहां पे, उन्हें लिस्ट देके वापस भेज दीजिए। उस दिन से वो चर्चा बंद हो गई। आज अमित शाह जी ने, माफ कीजिएगा अमिताभ कह गया मैं, अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की सत्ता सौंपिए, यहां कोई घुसपैठ के नाम पे आ नहीं सकता। अरे घुसपैठ के नाम पे नहीं, घुसपैठिए के नाम पे। आप कहिए ना कि हम बंगाल से, असम से जितने भी हमने छांटे हैं उन लोगों को हम वापस भेज देंगे। कुछ लोगों को आपने डिटेंशन कैंप में डाल दिया। अब ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में इसलिए उठते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली से या तो बिल्कुल आंख बंद कर ली जाए और मान लिया जाए कि ये जो कह रहे हैं वो विवेकानंद जी की भाषा है और वेद में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है,
उसे धर्म ग्रंथों की तरह मान लेना चाहिए, गीता कुरान की तरह से। और अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा भी दिमाग इस देश का आदमी रखना चाहता है, दूसरा आप ये कह दीजिए अपना दिमाग मत चलाइए, देश में हम हैं, आपको दिमाग चलाने की क्या जरूरत है। आप किसी चीज में अपना दिमाग मत चलाइए, आप बस हमारी बात सुनिए और उसमें ताली बजाइए। करेंगे हम लोग, हमने आपको चुना है, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको बद्दुआ नहीं देते हैं, हम आपकी आलोचना नहीं करते हैं। देश के सारे टेलीविजन आपके साथ क्लब किए हुए हैं और देश के लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि सरकार कितना महान काम कर रही है। और सारा विपक्ष और कुछ वो जो स्वतंत्र होने का, अपने दिमाग का होने का भ्रम पाले हुए हैं, उनके इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। तो आप हमसे कह दीजिए हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? नहीं तो हमने आपको गलत साबित नहीं हो जाएगा कि हमने आपको गलत वोट दिया, हमने आपको सही वोट दिया, आपकी बात मानेंगे। पर आप कहिए एक बार, ताकि इतिहास में दर्ज हो कि आपने 2021 में अपने देशवासियों के लिए ये निर्देश जारी किए। वो किसी भी विषय पर हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रक्षा क्षेत्र का पूरा काम निजी हाथों में चला गया, कोई बात नहीं। जब युद्ध होगा और विदेशी कोई बड़ी ताकत होगी और उन सारे, माफ कीजिएगा, जो हमारे यहाँ निजी हाथों में रक्षा का जिस तरीके से जा रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र विदेशी एफडीआई में या विदेशी ताकतों के हाथ में या देशी ताकतों के हाथ में जो सरकारी नहीं, तो हमें तो ये मान लेना चाहिए कि अब सरकार का अपना निजी ताकत कुछ है नहीं, अब ताकत प्राइवेट हाथों में। मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप मुस्कुराते जरूर रहिए। ये सब तनाव है, जिंदगी में आते हैं जाते हैं, पर अपने मन को तनाव से मत भरिए। अपने को तनाव से दूर कीजिए और सामने वाले को भी तनाव से दूर कीजिए। मुस्कुराते रहिए, सवेरे उठ के 10 लोगों से मुस्कुरा के नमस्कार कीजिए और लोगों का दिन अच्छा बनाइए। ये आपसे अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद।